सुलोचना हंसे जा रहे थी। अचानक से अनिरुद्ध का ध्यान हंसती हुई सुलोचना पर गया। अनिरुद्ध अचानक चिढ़कर बोला, कोई जोक मारा है क्या मैंने? सुलोचना अचानक से अपने आप को संभालते हुए बोली, तो क्या मैं अब हंस भी नहीं सकती? अनिरुद्ध अचानक बात खत्म करते हुए बोला, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब यह था कि ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है जो हंसने वाली है। सुलोचना बोली, ठीक है, तुम रेस्ट कर लो। मैं बोलते बोलते सुलोचना अचानक चुप हो गई। अभी इन दोनों में टूटी फूटी सी बातें हो ही रही थीं कि तभी अचानक अनिरुद्ध का इमरजेंसी मैसेज टोन बजा। उसने तुरंत मोबाइल निकालकर देखा। मैसेज टेलीग्राम पर था। मैसेज किसी अननोन नंबर पर था और लिखा था, मेजर प्लीज कॉल मी ऑन दिस नंबर, प्लीज, क्विक। मेजर अनिरुद्ध फुर्ती से अपनी सीट से उठा और सुलोचना से दूर चला गया। उसे लग गया था कि शायद ये कोई मिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी। उसने चैट की इंफॉर्मेशन में जाकर वह नंबर उठाया और तुरंत उस नंबर पर कॉल लगा दिया। फोन उठाते ही उधर से किसी ने कहा, हेलो मेजर, मैं पाकिस्तान आर्मी का मेजर शादाब अली बात कर रहा हूं। अभी अभी एक इंफॉर्मेशन मिली है, प्लीज मैं जानता हूं कि तुम अभी इस वक्त ट्रेन में हो, इसलिए कुछ बोलना मत, सिर्फ मुझे सुनो। इंफॉर्मेशन मिली है कि इस गैंग में, इस टेररिस्ट ग्रुप में छोटे से लेकर बड़े गैंगस्टर तक मिले हुए हैं और गर्ल्स डीलर्स भी हैं। और ये गैंगस्टर और ग्रुप पार्टी दिल्ली, मुंबई और मेघालय के किसी चेरापूंजी नाम के जगह मिक्स हैं। तुम ऑन द मिशन मत आना। तुम दिल्ली में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन तुमसे हो पाए, जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल पाए, वहां से कलेक्ट करने की कोशिश करना। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तानी दोनों आदमी इन लोगों में मिले हुए हैं। इन पर शक सिर्फ इसलिए किया नहीं जा सकता क्योंकि यह लोग जॉब देने के बहाने और पढ़ाने के बहाने लड़कियों को एनजीओ का झांसा देकर बुलाते हैं, जो लड़कियां पढ़ नहीं सकती, खासकर उनको, या जो बहुत गरीब हैं। उन लड़कियों को ये लोग झांसा देकर बुलाते हैं और वहां से जब लड़कियां स्कूल या कॉलेज में चली जाती हैं, फिर उनको वहां से किसी न किसी तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। अनिरुद्ध, इन लोगों के कांटेक्ट में एक प्रोफेशन नहीं बल्कि अनेक प्रोफेशन है। मतलब स्कूल में से कोई एक टीचर या प्रिंसिपल, कॉलेज में से कोई एक लेक्चरर या प्रिंसिपल, या कोई वीसी, यूनिवर्सिटीज में से कोई वीसी, या कोई महान लेक्चरार, जॉब मतलब ऑफिस में से कोई सीईओ या कोई बड़ा ऑफिसर, उनके सबके कांटेक्ट में रहते हैं। अब जैसे कि तुम जानते हो कि अगर एक ऐसा सीनियर जो पूरे ऑफिस को लीड कर रहा हो, वह जो भी एक स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देता है, जूनियर स्टाफ को पूरे करने पड़ते हैं, इसीलिए ना इन पर कोई शक कर सकता है, ना ही होता है आसानी से। ये लोग लड़कियों को एक से दूसरे देश तक, दूसरे से तीसरे देश तक डिलीवर करते रहते हैं। जब तक इनको इनके पैसे मिलते हैं, तब तक लड़कियां मौत की सलाखें पार कर चुकी होती हैं। और हां, मुनाफा उनको भी मिलता है जो लोग इन लड़कियों को पढ़ाते हैं, इनका काम देते हैं और उनकी कॉलेज स्टडी पूरी करवाते हैं। मतलब लेक्चर टीचर्स, प्रिंसिपल, वीसी, सीईओ, इन सबको भी मुनाफा मिलता है। मतलब ये कि अगर हमारे आर्मी ऑफिसर्स की बेटियां स्कूल कॉलेजेस से गायब हुई हैं, तो इन्होंने वह सिर्फ इसीलिए गायब की हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया वालों को पाकिस्तान पर शक होगा और पाकिस्तान वालों को इंडिया वालों पर। हमारी जो सांझ पड़ी है ना अनिरुद्ध, उसको दोबारा तोड़ने की साजिश है ये, ताकि उनका यह काला धंधा चलता रहे और हम लोग आपस में लड़ते रहे। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे अनिरुद्ध, इस बार हम इनको एक्सपोज करेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तुम दिल्ली में रहकर उनके बारे में पता लगाओ, दिल्ली वालों के बारे में भी। हो सकता है इनके अड्डे दिल्ली में भी हों, पता करना प्लीज। और हां, इनके कुछ मोहरों की लिस्ट मिली है मुझे, तो भेजता हूं मैं। यह कहकर शादाब अली ने फोन काट दिया। मेजर इतनी सारी जानकारी सुनकर दंग रह गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीचों बीच फैले यह पूरा का पूरा जाल, जिसको मैंने तोड़ना है। किसी भी हालत में इस गैंग को एक्सपोज करना होगा। मुझे मासूम लड़कियों की जिंदगी बचाने होगी। किसी भी कीमत पर उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूं मैं। अनिरुद्ध लिस्ट आने के इंतजार में वहीं खड़ा रहा, तभी अचानक टेलीग्राम पर एक मैसेज आया। अनिरुद्ध ने फोन काटने के बाद तुरंत साइबर क्राइम से कांटेक्ट किया और अपने फोन की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग्स थी, सारी कटवा दी लिस्ट से।
उसने टेलीग्राम की वही चैट खोली, उसे इन्फॉर्मेशन मैसेज को खोल। अभी वह फोटो देख ही रहा था कि तभी अचानक एक फोटो देखकर वह चौंक गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह दंग रह गया ये फोटो देखकर। वह हैरान रह गया, परेशान हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने वह देख लिया था जो जिंदगी में उसने सपने में भी नहीं देखा। इन्फॉर्मेशन लिस्ट और फोटो लिस्ट में सुलोचना की फोटो भी मौजूद थी, और वह भी बिल्कुल साफ साफ शक्ल दिख रही थी उसने। अनिरुद्ध हैरानी से सोचने लगा, जिसके सीक्रेट मिशन पर मैं निकला हूं, उस मिशन के क्रिमिनल रिकॉर्ड में एक मोहरा मेरे साथ है। यह मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी मोहब्बत पर, अपने पिताजी की चुनी हुई दुल्हन सुलोचना पर। अपने आर्मी टीम के टेक्निकल एक्सपर्ट सुरेश को अनिरुद्ध ने कॉल किया और कहा, सुरेश, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं। इसकी पिछले 10, 12, 15 दिन या महीने भर की लोकेशन ट्रैक करके मुझे पता करके बताओ कि यह कहां कहां घूमा था नंबर, जल्दी। उधर से, ठीक है सर, कहकर सुरेश ने फोन काट दिया। अनिरुद्ध ने सुरेश को टेलीग्राम पर नंबर भेज दिया। नंबर की इंफॉर्मेशन के इंतजार में अनिरुद्ध वहीं खड़ा रहा। जब तक नंबर की इंफॉर्मेशन आई, तब तक अनिरुद्ध टेलीग्राम बंद कर चुका था। लेकिन मैसेज आने पर अनिरुद्ध ने टेलीग्राम वापस खोला और इंफॉर्मेशन चेक की। इंफॉर्मेशन में लिखा था कि नंबर तो यह बंद रहा है कुछ टाइम तक, लेकिन जिस फोन में यह नंबर था वह फोन जरूर इधर उधर घूमा। मतलब सिम निकाल दिया जाता था और फोन सुलोचना साथ में ले जाती थी। अब कहां ले जाती थी, इसका पता नहीं चला प्रॉपर। अनिरुद्ध सोचता हुआ अपनी सीट की तरफ आया। कोई विश्वास करेगा ऐसी मासूम लड़की पर कि ये एक आतंकवादी है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अनिरुद्ध राठौर अपनी बर्थ की तरफ आया तो आते ही सहसा उसकी नजर सुलोचना की बर्थ पर पड़ी। जब नजर पड़ी तो ऐसा कुछ देखा जो सपने में भी नहीं सोच सकता था अनिरुद्ध राठौर। एक ऐसी मां का रूप दिखा जो देखते ही कोई भी अपनी मां को मां कहने से डर जाएगा। सामने अनिरुद्ध के 4-5 साल के बेटे निशांत की लाश पड़ी थी, और ऐसे बुरे तरीके से उसे मारा गया था कि उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उसके पेट और छाती में कई इंच गहरा घाव बनाया गया था, जिससे रिस रिस कर खून बह रहा था। अनिरुद्ध निशांत के पास भाग कर गया और तेजी से चिल्लाया, निशांत, निशांत, क्या हो गया बेटा? निशांत बेटा, उठो ना, आंखें खोलो, देखो मैं हूं। निशांत, उठो बेटा। ये कहता कहता अनिरुद्ध लगभग रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बुरी तरह पागल हो गया था अनिरुद्ध। उसने मन में सोचा, कितनी बड़ी निर्दयता पाली है इसने अपने मन में, जिसे मैं मालूक सी, मुलायम सी समझता था। मुझे नहीं पता था कि वह एक नंबर की डायन और निर्दया औरत है। पर कोई बात नहीं सुलोचना, किसी वक्त पर जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें प्यार किया था, अब उतनी शिद्दत से मैं तुमसे नफरत करूंगा। आ रहा हूं मैं सुलोचना तुम्हारे पास। दुनिया के किसी भी कोने में छिप जा तू। तेरी जिंदगी का मोहताज बनकर आया था ना मैं। तेरी जिंदगी में तेरी मौत का पैगाम बनकर आऊंगा। मैं तेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने हाथों से निकाल लूंगा। निशांत की उस बेजान देह के पास बैठकर अनिरुद्ध ने राजेंद्र को कॉल किया और कहा, राजेंद्र सर, इन गैंगस्टर पार्टी में मेरी पत्नी सुलोचना भी है। मैं आपको फोटो भेज रहा हूं, उस पर नजर रखवाओ। किसी से किसी भी कीमत पर हमसे वह, हमारे हाथ से वह निकलनी नहीं चाहिए। और राजेंद्र सर, उस बेरहम औरत ने मेरे बेटे का खून भी कर दिया है और यहां से निकल गई सर, ट्रेन से चली गई वो सर कहीं। हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली इस इंफॉर्मेशन से राजेंद्र सिंघानिया दंग रह गए। उन्होंने कहा, इमोशनलिटी को छोड़कर थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ अनिरुद्ध। तुम्हें क्या लगता है कहां गई होगी वह? थोड़ा रुक कर बोले, तुम घबराओ मत बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर अभी क्या बीत रही होगी, पर मैं तुम्हें फिर भी एक छोटा सा काम देना चाहूंगा। इस मिशन में तुम इन्वॉल्व रहोगे, पर तुम दिल्ली वालों के बारे में सब कुछ पता करके बताओगे। अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कीमत पर किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। और जरूरत पड़ी जिस पर तुम्हें डाउट लगता है कि यह मिशन के बारे में बता देगा और इसे पता है, तो उसे मार देना, और उससे पहले उसे प्यार से मना कर देखना, थोड़े से पैसे देकर। अगर वह प्यार से मान जाए तो उसे अपने काम में लेना, अपना इन्फॉर्मर बनाना उसको। अंडरस्टूड? अपनी इमोशनलिटी
अपने काम पर हावी नहीं होने दूंगा सर, या यूं कह लीजिए अपने काम के बीच अपने भावों को नहीं आने दूंगा। मैं उतनी शिद्दत से काम करूंगा जितनी शिद्दत से मैं पहले करता रहा हूं। टेंशन मत लीजिए सर, अब गांव जा रहा हूं अपने मिशन के लिए, पर सोच के निकला था कि छुट्टियां मनाने जाऊंगा। अब छुट्टियां तो क्या, 2 मिनट किसी के पास बैठने की फुर्सत भी नहीं होगी मेरे पास। अनिरुद्ध ने लोकल पुलिस को कॉल करके सारी खबर दी और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया। पुलिस को आया देख ट्रेन की उस बर्थ के आसपास भीड़ लग गई थी। पुलिस के कुछ लोकल ऑफिसर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे और पुलिस ऑफिसर वहां के पैसेंजर से पूछताछ कर रहे थे। इस बीच ट्रेन दिल्ली भी पहुंच चुकी थी। दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म पर अनिरुद्ध अपना सामान लेकर उतरा। वह फिर से अपनी सोच में खो गया। कहां वह सुलोचना के साथ आता इस गांव में, कहां आज वो ट्रेन के इस छोटे से सफर में अपना सब कुछ गंवाकर अपने गांव आया है। उसने समीर को फोन करके सब कुछ बताया और कहा, समीर, मैं अब मुंबई वापस नहीं आ रहा हूं, मेरी गाड़ी किसी तरह दिल्ली भिजवा देना। उसने सुलोचना के बैग से सुलोचना का फोन निकाला जो कि वह वहीं छोड़ गई थी। उसने फोन को खोलकर देखा तो फोन देखकर अनिरुद्ध दंग रह गया। उस फोन पर किसी सीक्रेट फोल्डर में सारी जानकारियां पड़ी थीं जो अनिरुद्ध के पास ही हो सकती थीं। अच्छा, तो यह अपनी टेररिस्ट ग्रुप को फॉरवर्ड कर रही थी ये सारी जानकारियां मेरी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूं इसको कि एक आर्मी मैन क्या कर सकता है। अनिरुद्ध स्टेशन से सामान के साथ बाहर निकला और ओंटो स्टैंड पर खड़े एक ओंटो को हाथ दिखाया और कहा, कमालपुर चलोगे भाई। ओंटो वाला शायद उसको जानता था। वह तुरंत पहचान गया। अरे अनिरुद्ध बाबू, तुम कब आए शहर से? अनिरुद्ध ने कहा, जी, आप मुझे पहचान गए? मैंने तो नहीं पहचाना आपको, ओंटो वाला बोला। अरे बाबू, तुम्हें याद नहीं, मैं और तेरे पापा एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। तेरा मनोज चाचा हूं मैं। अनिरुद्ध को अचानक कुछ याद आया। अरे मनु चाचा, कैसे हैं आप? आपको कैसे भूल सकता हूं मैं? मनोज ने कहा, और शहर में सब कैसा है? हमारी बहू रानी कैसी है? वह आपका छोटा सा बेटा निशांत कैसा है वह? अनिरुद्ध थोड़ी संजीदगी से बोला, क्या कहूं चाचा, सब मतलब के साथ ही निकले। मेरा बेटा निशांत अब रहा नहीं, सुलोचना देशद्रोही निकली। यह समय भी ना चाचा, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है, कब हमारे साथ खेल जाए पता ही नहीं चलने देता। मनोज ने कहा, क्या मतलब बेटा? मैं समझा नहीं। अब तक उनका ऑटो स्पीड पकड़ चुका था। अनिरुद्ध ने कहा, कुछ भी नहीं चाचा, सही है वह लोग, कभी फिर बताऊंगा आपको। आप बताइए, आपका ओन ऑटो कैसा चल रहा है आजकल? सवारी आती है कि नहीं आती है? मनोज ने कहा, कभी कभी अच्छी कमाई हो जाती है, किसी दिन नहीं भी होती। अब तो ऐसे ही दिन आ गए हैं बेटा, काटने तो है ही। अनिरुद्ध ने पूछा, चाचा आप फैक्ट्री को क्यों छोड़ चुके? अच्छा काम तो करते थे आप उस फैक्ट्री में। मनोज बोला, क्या बताएं बेटा, एक दिन कुछ गुंडों ने डेवलपमेंट ऑफिस से जबरदस्ती दस्तखत करवा के हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी। अचानक अनिरुद्ध को जैसे गुस्सा आया हो, उसने कहा, ऐसे कैसे डेवलपमेंट ऑफिस ने दस्तखत कर दिए? कौन है वहां की मालकिन या वहां का मालिक? मनोज ने कहा, नहीं बेटा, इसमें डेवलपमेंट ऑफिस वालों की गलती नहीं है, वहां की मालकिन तो बेचारी बहुत अच्छी है। आयशा सिंघानिया नाम है उसका, भली चंगी बेटी है, पर क्या करें, लड़कियों का कौन सुनता है बेटा? क्या मतलब चाचा, लड़कियों की बात कोई कैसे नहीं सुनता? अरे वह केस कर सकती थी इन लोगों पर, जानते हैं आप? मनोज ने कहा, बेटा कर सकते थे इन पर यह केस, पर जानते हैं उनको तो पुलिस भी सलाम ठोकती है, कानून भी थराता है उन लोगों से। इतने खतरनाक लोग हैं वह। चाचा आप मुझे बताओ कि ये इतने खतरनाक लोग हैं कौन जिनसे कानून भी घबराता थारता है? मनोज ने थोड़ा घबराकर कहा, बेटा वह लोग एक गैंगस्टर के नीचे काम करते हैं, और बेटा ये फैक्ट्री ही नहीं बल्कि उन्होंने तो गांव की जो सांझी जमीन होती है ना, वह भी हड़प ली। गरीब लोगों की जमीन सारी हड़प रखी है उन्होंने जबरदस्ती। जिसे मन करता है उसको मार देते हैं वह लोग। अचानक अनिरुद्ध चिढ़कर बोला, अरे चाचा, इतना कितना खतरनाक बंदा है जो जिससे आप लोग इतना डरते हो? वह जमीनें किसी के बाप की थोड़ी हैं, आप लोगों ने मेहनत करके बनाई हुई हैं जमीनें वह। मनोज अचानक मायूस होकर बोला, बेटा हमें जिंदगी में वो ऑटो चलाने की नौबत ही नहीं आती। अगर वह फैक्ट्री चलती रहती, लगभग सारा गांव
वहां से अपनी मजदूरी करके अपने गांव को लौटता था। सब लोगों की बराबर और अच्छी मजदूरी बन जाती थी। लेकिन अब तो बेटा तुम्हारे पिताजी भी इस काम के लिए बहुत कमजोर पड़ गए। कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते आपके पिताजी, जब कानून ही उनके तलवे चाटता है तो। अचानक अनिरुद्ध बोला, चाचा, डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ निकालो जरा गांव के। मनोज ने कहा, पर बेटा अभी तो तुम आए हो, अभी पहले आराम तो कर लो। अनिरुद्ध से रहा नहीं जा रहा था इतना कुछ सुनकर। उसकी गुस्से में मुट्ठियां कस गईं। उसने कहा, चाचा, अब तो मैं तभी आराम करूंगा जब मैं गांव वालों के उनके अधिकार दिला दूंगा। अनिरुद्ध का यह रूप मनोज से देखा न गया। उसने फटाफट अपना ऑन्टो डेवलपमेंट ऑफिस ऑफ विलेज की तरफ घुमा दिया। जैसे ही ऑफिस आया, अनिरुद्ध ने कहा, आप यही रुकिए चाचा, मैं जरा बात करके आता हूं। सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर जाना है। सिक्योरिटी गार्ड बोला, जाइए सर, कोई बात नहीं। अनिरुद्ध ऑफिस के अंदर के चला गया और सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा। वह रिसेप्शनिस्ट से बोला, यहां की मालकिन आयशा मैडम कहाँ है? लड़की ने कहा, जी यही है वह, अंदर मीटिंग चल रही है उनकी, मुझे उनसे मिलना है। अनिरुद्ध ने अकड़ दिखाते हुए कहा। लड़की ने पूछा, सर आपने अपॉइंटमेंट लिया है उनसे मिलने का? अनिरुद्ध ने कहा, मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं कोई जमीन अपने नाम करवाने या किसी से जबरदस्ती जमीन हड़पने नहीं आया, मुझे सिर्फ उनसे मिलना है। उस लड़की ने कहा, सिर्फ बिना अपॉइंटमेंट के तो उनसे कोई नहीं मिलता है। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, अच्छा, तो जो गांव वालों की जमीन हड़प गए हैं उनको तुमने बिना अपॉइंटमेंट के एक्सेप्ट कर लिया? चुपचाप आयशा मैडम को कॉल कर दो, वरना यहां से ना तुम्हारा ऑफिस उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। इस गुस्से भरे स्वभाव को वह लड़की देख नहीं पाई। उसने जल्दी जल्दी आयशा को कॉल किया और कहा, मैडम, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। बहुत गुस्से में है वह। उधर से आयशा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रोक के रखो उसे, मैं 1 मिनट में आती हूं। 2 मिनट में अनिरुद्ध ने उस रिसेप्शनिस्ट को इतना डरा दिया था कि उसने डर डर के आयशा को सब बताया। उधर आयशा भी इतना डर गई थी कि मीटिंग बीच में छोड़कर वहां से निकल आई। उसने आते ही कहा, हेलो सर, कैसे हैं आप, मतलब कौन हैं आप? अनिरुद्ध जरा सा नॉर्मल होता हुआ बोला, डरिए मत मैडम, मैं कोई गुंडा मवाली या कोई गैंगस्टर नहीं हूं, मैं एक आर्मी मैन हूं, मेजर अनिरुद्ध राठौर। एक बात बताइए, मैंने सुना आपके ऑफिस में कुछ दिनों पहले, कुछ वक्त पहले इंसिडेंट हुआ कि आपसे कोई जबरदस्ती लोगों की, गांव के लोगों की फैक्ट्री अपने नाम करवा गया और आप कुछ भी नहीं कर सके। आयशा ने कहा, जी देखिए, हमने उन लोगों के कहने पर फैक्ट्री बंद कर दी थी, लेकिन अब हमें नहीं पता था ना कि ये गैंगस्टर लोग इतने भूखे हो सकते हैं कि इन लोगों ने गरीबों की जमीनें तक नहीं छोड़ी सर। हम लोग इतना डर गए थे क्योंकि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है कि हम उनसे लड़ पाते। दरअसल हम एक एनजीओ की तरफ से हैं। हमने इस गांव को इस हालत में देखा तो हमने यहां अपना डेवलपमेंट ऑफिस बनाने का सोचा। इस गांव को विकास की तरफ ले जाना हमें बहुत जरूरी लगा सर, लेकिन हमें थोड़ी पता था कि यहां पर गुंडे डाकू जैसे लोग भी बसते हैं। हाँ, हालांकि इस गांव में नहीं हैं, लेकिन इस गांव के बाहर तो जरूर बसते हैं ना सर। इन लोगों पर जुर्म हो रहे थे, तभी हमने सोच लिया था कि हम अब कोशिश यह करेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से अपनी सिक्योरिटी बढ़वा लें। लेकिन सर अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इन गैंगस्टर के लिए काम करती हैं, इस गैंग के लिए काम करती है। यहां तक कि यहां का कानून भी इतना करप्ट है सर कि इन लोगों के लिए काम करता है। लेकिन हम अपनी हिम्मत हारने वाले नहीं थे सर। अब इस हिम्मत में आपका साथ देने मैं अनिरुद्ध राठौर आ गया हूं। मेरी वेरिफिकेशन कर लो, मेरे बारे में पता लगा लो। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं। मैं अपने डॉक्यूमेंट आपको जमा करवा रहा हूं। जाली नहीं है, बिल्कुल असली डॉक्यूमेंट है। मैं चाहता हूं कि मैं आप जैसे ऑफिसर्स और ऑफिसर्स के साथ काम करूं। एक काम करो, तुम लोगों ने उन लोगों का रिकॉर्ड तो संभाल के रखा होगा ना, जो जबरदस्ती जमीन हड़प गए। कोई फोटो, कोई शक्ल, कुछ ना कुछ तो याद होगा ना आप लोगों को। आयशा ने कहा, जी मैं अपने स्केच आर्टिस्ट से उस गैंग के एक आदमी की शक्ल बनाकर लाती हूं, आप यही रहिए प्लीज। ये कहकर आयशा अपने ऑफिस के अंदर चली गई। उसने सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल की और इतनी खुशी हुई उसे यह देखकर कि कोई आदमी है जो उनके लिए, उनके साथ उनकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहता है।
फिर भी उसने अनिरुद्ध राठौर के बारे में बहुत कुछ पता किया। 15 मिनट में उसे सब कुछ पता लग गया। ये कोई करप्ट ऑफिसर नहीं है, ईमानदार ऑफिसर है। बेईमान तो क्या, बेईमानी का नशा तक नहीं है इसे। और एक बात देखकर तो वह दंग ही रह गई। उसने देखा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंघानिया के साथ यह काम करता है। राजेंद्र सिंघानिया आयशा सिंघानिया के पापा थे। उसने इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने पापा राजेंद्र को कॉल किया। हेलो पापा, कोई अनिरुद्ध नाम का आदमी आपके साथ काम करता है क्या? राजेंद्र ने कहा, हां बेटा, पर तुम्हें यह सब कैसे पता और यह सब क्यों पूछ रही हो? आयशा ने कहा, आज वह मेरे ऑफिस में बैठा है। पापा, वह चाहता है कि वह मेरे साथ काम करे। राजेंद्र ने कहा, हां तो बहुत अच्छा बच्चा है वह, बहुत अच्छा ऑफिसर भी है, बहुत अच्छा काम करेगा वह, लगन से काम करेगा, रख लो तुम। तब तक उस गैंगस्टर का स्केच भी तैयार हो चुका था। वह उसे लेकर नीचे गई और अनिरुद्ध को देते हुए बोली, ये शक्ल याद थी मुझे, देख लो। अनिरुद्ध ने फोटो देखी तो वह दंग रह गया, क्योंकि उस फोटो में वही गैंगस्टर था जिसे वह ट्रेन में पीट कर आया था। अचानक अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, इसीलिए कह रहा था वह कि मैं दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर हूं। साला इतना बेरहम है कि उसने गरीबों का हक भी नहीं छोड़ा है। आयशा ने कहा, आप जानते हैं इसे, आपको मिला है ये। अनिरुद्ध ने कहा, हां, अपनी गैंगस्टरपंती दिखा रहा था मुझे, पीट के आया हूं साले को। फिर अनिरुद्ध उठते हुए बोला, चलिए ठीक है, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन करना। इधर से मैं भी इन गैंगस्टरों को छोड़ूंगा नहीं, ढूंढने की कोशिश करता हूं इनको। आयशा ने उसे अपना पर्सनल नंबर दिया तो अनिरुद्ध ने उसके फोन पर मिस कॉल दे दी और ऑफिस पर से बाहर निकल आया। उसने बाहर आते ही मनोज से कहा, चलो चाचा गांव की तरफ ले लो अब। अनिरुद्ध ऑटो में बैठा और ऑटो तेजी से सड़क पर दौड़ता चला गया। ऑफिस से निकले हुए अनिरुद्ध और मनोज को कम से कम 2 मिनट हो चुके थे। अनिरुद्ध ने मनोज से कहा, चिंता मत करो मनोज चाचा, आप लोगों का काम मैं वापस दिलाकर रहूंगा। मनोज ने कहा, अरे बेटा, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने इन जैसे गुंडों से टक्कर लेने की सोच ली, वरना इन जैसे गैंगस्टरों के आगे तो कानून भी सलाम ठोकता है, इनके तलवे चाटता है। पता नहीं इन गैंगस्टरों से पुलिस क्यों डरती है। चाचा, पुलिस के उनके आगे झुकने का कारण डर या कोई दहशत जैसा भाव नहीं है। इसका कारण है लालच, पैसों की भूख। ये गुंडे मवाली और गैंगस्टर लोग पुलिस वालों को पैसे खिलाते रहते हैं और ये पुलिस वाले उन लोगों के घुटनों तक झुके रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का हक तो मैं दिलाकर ही रहूंगा चाचा। तब तक वह दोनों गांव में आ चुके थे। गांव की सुंदरता देखकर अनिरुद्ध उसकी सुंदरता में मग्न हो गया। सम्मोहित सा हो गया था अनिरुद्ध। गांव में वैसा ही माहौल बन गया था। ओएंटो को आया देख सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर देखने लगे कि यह मनोज के टेम्पो में नया सा आदमी कौन बैठा है। फिर अनिरुद्ध ने कहा, चलो चाचा, आप अपने घर चले जाओ, मैं यहीं से पैदल हो लूंगा। अनिरुद्ध एक खेत के सामने उतर गया। खेत में लग रहा था कि लोग हैं, क्योंकि खेत में काम चल रहा था। अनिरुद्ध ने सोचा, खेत में जाकर देखूं, पहचान वाले पहचान जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। अनिरुद्ध इतना सोचकर आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक खेत में काम कर रहे एक बुजुर्ग आदमी पर उसकी नजर पड़ी। वह बुजुर्ग और कोई नहीं, अनिरुद्ध के पापा के गांव के दोस्त वीरेंद्र ताऊ थे। लेकिन इससे पहले वह उन्हें बुलाता, उनकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ गई। उन्होंने दूर से ही आवाज दी, अरे अनिरुद्ध बाबू। खुशी में वह फूले नहीं समा पा रहे थे। अपना काम वहीं अधूरा छोड़ वह भागकर उसके पास आए। अनिरुद्ध बाबू, कैसा है बेटा? अनिरुद्ध भी खुशी से बोला, अरे वीरेंद्र ताऊ, कैसे हैं आप वीरेंद्र ताऊ? वीरेंद्र तू ने कहा, हम बहुत बढ़िया हैं बाबू। और शहर में कैसा चल रहा है सब? अनिरुद्ध और वीरेंद्र ताऊ दोनों गले मिल चुके थे। वह अपने आप को छुड़वाते हुए बोले, अरे बस 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 बाबू, अब तो उम्र हो चली है, इतनी जान नहीं रही शरीर में। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, अरे ताऊ, बूढ़े शरीर से होते हैं, तू दिल से तो हम अच्छे रहते हैं। वीरेंद्र, तू अपना सामान उठाते हुए बोले, चलो बेटा, घर चलो, साथ में चाय पानी पीते हैं, चलो। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं ताऊ, चाय पानी तो नहीं, पर हां, मैं आपके साथ चलता हूं। वह दोनों खेत से बाहर आ गए और खेत से बाहर आते ही अनिरुद्ध ने कहा, ताऊ,
मुझे सब कुछ पता चल गया है इस गांव के बारे में। यहाँ के गैंगस्टर कैसे आप लोगों की फसलें छीन लेते हैं, जो आप भेजते हैं, ना पैसे देते हैं, ना ही कोई मुनाफा। आप लोगों पर कैसे जुर्म कर रहे हैं वह लोग। आप लोगों की सारी जमीन भी हड़प ली है। वीरेंद्र ताऊ बोले, जब सब कुछ पता चल ही गया है बेटा, तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? ना उनको मार सकते हैं, ना उनसे हम कुछ ले सकते हैं। अनिरुद्ध की अचानक मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से में कहा, इतने लाचार मत बनिए आप लोग। ये लोग जिस सींग से आप लोगों को डराते हैं ना, मैं वही सींग काट डालने के लिए आया हूं इस गांव में। किसी के बाप की नहीं है वह जमीनें कि कोई भी अपनी बंदूक दिखाकर या कनपटी पर रखकर आपकी मेहनत की हुई जमीनें अपने नाम करवा कर ले जाएगा। और मैंने सुना यहां की फैक्ट्री भी पिताजी की बंद हो गई। वीरेंद्र ताऊ ने कहा, बेटा जब जमीन ही छीन गई तो बनी बनाई फैक्ट्री कौन छोड़ता है? करवा गए वह भी अपने नाम। अब जब भी आते हैं, गांव वालों को डरा धमका के उनकी फासलें टक ले जाते हैं। कभी कहते हैं कि इतने दिन में अपने सारे घर अपने से हमारे नाम कर दो, वरना उंगलियां काट देंगे, गोली मार देंगे। अब कोई धमकी नहीं मिलेगी आप लोगों को। अपना हक अपने पास रखोगे आप लोग। मैं आ गया हूं इस गांव में। अब मैं सफाई करूंगा इन गैंगस्टरों, गुंडों, ममालियों का। गांव के डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ जुड़ गया हूं मैं। उनके सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने के लिए आयशा का बॉडीगार्ड बनकर उनके साथ काम करूंगा मैं। तब तक वह अपने घरों और गलियों की तरफ आ चुके थे। अचानक गलियों से निकल रहे बहुत सारे लोगों ने अनिरुद्ध को पहचान लिया। 5 मिनट में घेरा बनाकर उसे घेर लिया गया। पूरी दुनिया को जीतने के लिए पता नहीं कितना खून पसीना बहाना पड़ता होगा, पर मेरे गांव में, मेरे गांव का दिल जीतने के लिए मैं सिर्फ जरा सा इज्जत का एक उड़ता हुआ पतंग बन गया था। अनिरुद्ध ने सोचा, सब तरफ अनिरुद्ध बाबू हो रही थी। बच्चे उनसे लिपट लिपट क्यों उसकी गोद में आ रहे थे। बुजुर्ग लोग उसे चूम रहे थे और अपने आशीर्वाद से भरे हाथ उसके सिर पर रखते रहे थे। पूरे गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, यह सोचकर कि उनका एक बेटा आया है बाहर से। तभी अचानक अनिरुद्ध के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने पिताजी खड़े थे। और बच्चे, क्या हालचाल है? अनिरुद्ध अचानक पीछे मुड़ा और पिताजी के गले लग गया। जाने क्यों, अनिरुद्ध उनके गले लग के देर तक फूट फूट कर रोया। इसका कारण ट्रेन के सफर में सब कुछ गवाकर आना था, या पिताजी से देर के बाद, अरसों बाद मिलना था। यह पता नहीं था उसे। कितना प्यार करता है अनिरुद्ध का गांव अनिरुद्ध से। एक सच्चाई है दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी सच्चाई है यह। जितना निस्वार्थ प्यार और जितना प्यार गांव वाले दूसरों से करते हैं ना, मुझे लगता है शहरी आदमी कोई नहीं किसी से करता होगा। करीब 5 मिनट तक अनिरुद्ध और उसके पिताजी इसी तरह गले में बाहें डाले खड़े रहे। फिर उन्हें ध्यान आया कि घर भी तो चलना है। उसके पिताजी ने कहा, घर चलते हैं, तेरी मां जब तुझे देखेगी ना तो सरप्राइज हो जाएगी। फिर दोनों हंसते खेलते हुए अपने घर की तरफ निकल गए। उधर गैंगस्टर पार्टी को यह खबर मिल चुकी थी कि अनिरुद्ध उस ऑफिस गया था। जिस गैंगस्टर को अनिरुद्ध ट्रेन में पीट कर आया था, उसका नाम था दिलावर चौहान। उसने अपने साथी बालवीर से कहा, यह साला यहां तक भी आ गया बालवीर। इसने मुझे ट्रेन में वह पीटा कि मेरी हड्डी पसली एक हो गई। अब यह हमारे रास्ते का पत्थर बनेगा। किसी भी हाल में इसे खत्म करने की योजना बना बालवीर। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। बालवीर ने कहा, सर, मुझे तो नहीं लगता कि यह खतरनाक आदमी है। 2 घोंसों में ढेर हो जाएगा यह। दिलावर ने कहा, इसे हल्के में मत लो बालवीर, यह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर इंसान है। शुरू से शुरुआत करते हैं, जरूरत पड़ी तो जितनी भी गैंग्स हमारे अंदर चल रही हैं, सबसे कांटेक्ट कर लेंगे। बालवीर ने कहा, ठीक है सर, आपका हुक्म। सर आंखों पर, मैं कुछ सोचता हूं। ठीक है। उधर अनिरुद्ध अपनी मां से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसकी मां सरस्वती बहुत प्यारी स्वभाव की थी। अनिरुद्ध के पिताजी का नाम राजेश राठौर था। जैसे ही वह घर में घुसा, मां ने देखते ही उसे अपने गले से लगा लिया और देर तक उसे प्यार करती रही थी। उसने प्यार से उसे कुर्सी पर बैठाते हुए पूछा, क्या खाएगा मेरा बेटा, बहुत थका होगा ना तू? अनिरुद्ध ने प्यार से बलिया लेते हुए कहा, अरे मां, तू तो मुझे कुछ भी दे दे, तेरे हाथ का मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। अब तक उसकी बड़ी बहन नियति भी उसके पास आ चुकी थी।
दुश्मनों को कंपा देने वाला मेजर अनिरुद्ध राठौर खुद अपनी बड़ी बहन नियति से बहुत डरता था। नियति ने आते ही उसे झप्पी डाली और उसकी प्यार से बलियां लेते हुए बोली, अरे मेरा भाई, कितने दिनों के बाद आया है। भाभी कहाँ हैं? अनिरुद्ध ने कहा। दीदी बताता हूं, सब कुछ बताता हूं, आप प्लीज मेरे पास बैठिए। उसने अपने पापा और मां को भी बैठने को कहा। उसने परसों से लेकर आज तक की सारी कहानी शुरू से अंत तक बताई और कहा, पिताजी, यह मेरे इमोशनल होने का, संजीदा होने का वक्त नहीं है। मैंने अपना बेटा खोया है, आप लोगों ने अपनी बहू खोई है। खोई नहीं, वह तो आपकी नजरों से और मेरी नजरों से वैसे गिर गई है। आतंकवादी है वह। फिर थोड़ा सा संजीदा होकर बोला, पिताजी, हम फौजियों को बहुत कुछ खोना पड़ता है अपने देश की सेवा के लिए। मेरे बेटे का कत्ल किया है सुलोचना ने। मैंने तुरंत लोकल पुलिस को फोन करके सब कुछ बताया। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी इस केस पर। लेकिन आप घबराइएगा मत। अचानक नियति संजीदा होकर बोली, पर छोटे, तुम्हें पता कैसे नहीं लगा कि वह एक आतंकवादी है? डायन कहीं की? अनिरुद्ध ने कहा। पहले पहले किसी का पता चलता है नियति दीदी, अब चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये मत समझिएगा कि मैं रोया नहीं था। इतना दुख हुआ था ना मुझे इस बात का कि 2 दिन के सफर में मैंने इतना कुछ गवा लिया जो आम इंसान गवा नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, उसको उसके की का अंजाम मिलेगा। नियति दीदी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो हैं मेरे साथ। फिर अनिरुद्ध ने नियति की गाल पर हल्की सी छोटी काटी और भाग गया। नियति उठी और उसके पीछे भागती हुई बोली, रुक शैतान, बच्चों जैसी शैतानियां करता है। शैतानी अभी भी कम नहीं हुई तेरी। फिर अचानक अनिरुद्ध भागते भागते रसोई में अपनी मम्मी के पास आ गया और अपनी मां से बोला, मां, क्यों आपने इस कचरे को सहेज के रखा हुआ है? शादी करके भगा दो इन्हें अब। मां उन दोनों की नोक झोंक पर हल्का सा मुस्कुरा दी। नियति उसकी तरफ भागते हुए अंदर आई, बोली, अच्छा, अब मैं तुम्हें कचरा लगती हूं। जब छोटा होता था ना, तब मैं ही बचाती थी मम्मी पापा की मार से। अनिरुद्ध ने कहा, अरे नियति दीदी, अब पहले थोड़े ही पता था कि जो आज मेरी फूल जैसी बहन है, कल वह कचरे के समान लगेगी। नियति ने स्लेव पर पड़ा बेलन उठाया और अनिरुद्ध की तरफ फेंकते हुए बोली, अच्छा, तुम बड़े दूध के धुले हुए हो। मुझे पता है कि जब मैं काम करके फैक्ट्री से आया करती थी ना, मेरे बटुआ से 10 रुपये तुम ही निकाला करते थे और चुपके चुपके दुकान से पता नहीं क्या खाते रहते थे लेकर। जिसके बटुए से पैसे चुराकर दुकान से चीज ले लेकर खाते थे, आज वही बहन तुझे कचरा लगती है। अनिरुद्ध चिढ़ाता हुआ बोला, कचरा नहीं, अब तो आप मुझे कचरे से भरी हुई अलमारी लगती हो। जो काम तो कोई नहीं आती, बस घर में जगह घिरी रहती है। आपकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए तो कम से कम घर में जगह बने। फालतू की घुटन होती है इस घर में हमें। नियति ने चिमटा उठाया और अनिरुद्ध की तरफ उछाल दिया। इससे पहले अनिरुद्ध के वह चिमटा लगता, अनिरुद्ध अपनी पैरों की उंगलियां जमीन पर टिका और वहीं जमीन पर जोर से मारता हुआ पलक झपकते ही बाहर की तरफ दौड़ गया। नियति ने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वह अनिरुद्ध को ढूंढती हुई बाहर तक आ गई। उधर अनिरुद्ध घर के बाहर बने एक बड़े से पार्क में झाड़ियों के पीछे छुप गया था। उधर नियति उसे ढूंढते ढूंढते उस पार्क की तरफ आई। वह पार्क में इंटर होने ही लगी थी कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। कंधे पर उसके दुपट्टा पड़ा हुआ था जो गले में लटका हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन इससे पहले वह पीछे मुड़कर देखती, उसका दुपट्टा किसी ने पीछे से खींचा और उसका मुंह दबाते हुए एक दूर खड़ी गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। कोई एवरेज सा आदमी लग रहा था वह। यह सब होते हुए झाड़ियों में छिपे अनिरुद्ध ने भी देखा था। वह तुरंत, उसे जैसे लगा कि नियति खतरे में है, तुरंत वहां से निकला और उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उधर नियति चिल्लाना चाहती थी, वह झटपटाने लगी थी। उसने उस आदमी के हाथों पर जोर से नाखून मार दिए। लात भी चलानी चाहिए, लेकिन वह आदमी बहुत खतरनाक था। उसने अभी गाड़ी का दरवाजा खोला। उसने अभी गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि तभी अचानक उसके पीछे से जोर से लात पड़ी। आपको कौन लगता है कि कौन होगा यह लात चलाने वाला? हमारी कहानी का हीरो अनिरुद्ध राठौर खड़ा हुआ था उसके सामने। उस आदमी का बैलेंस बिगड़ा और नियति से छूटकर, या यूं कह लो कि नियति उसके हाथों से छूट गई, पर वह नियति से कई फीट दूर जाकर गिरा।
अनिरुद्ध राठौर ने पहले अपनी बहन को कहा, दीदी आप घर जाओ जल्दी। फिर अनिरुद्ध उस आदमी की तरफ बढ़ा। वह आदमी बुरी तरह कराह रहा था। अनिरुद्ध तुरंत उसके पास गया और जाते ही उसने उसकी छाती पर लात जमा दी और कहा, किसका आदमी है तू? किसने भेजा तुझे? क्यों किडनैप करना चाहता है मेरी बहन को? जल्दी बता। वह चुप रहा। फिर अनिरुद्ध ने उसके पैर की तरफ से लात पकड़ी और घुटने पर जोर से मुक्का मारकर फिर उसने उसका घुटना दबा कर रखा। जल्दी बता, कौन है तू? वह फिर भी चुप रहा। अनिरुद्ध ने अपना जोर घुटने पर और लगा दिया। अचानक जैसे उस आदमी को दर्द होने लगा। वह जोर से चिल्लाया, छोड़ दे भाई मुझे, प्लीज। अनिरुद्ध ने उसका घुटना और जोर से दबाया तो वह आदमी और तेजी से चिल्लाने लगा, तो आया किसकी तरफ से? किसने भेजा तुझे? जल्दी बता। उसे आदमी ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और अनिरुद्ध को दिखाई। अनिरुद्ध ने देखा कि यह तो वही गैंगस्टर है जिसे वह ट्रेन में धोकर आया था। अनिरुद्ध ने उससे पूछा, इसका नाम बताना जरा। उसने कराहते हुए कहा, इसका नाम दिलावर चौहान है भाई। अनिरुद्ध ने उसका पर छोड़ा और कहा, चल निकल, यहां दोबारा दिखाना तो पैर तोड़ दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। वह वहां से उठा, अपनी गाड़ी में घुसा, फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तेजी से गाड़ी दौड़ आता हुआ निकल गया। अनिरुद्ध भी हीरो की तरह अपने घर लौट आया। नियति पहले ही घर पहुंच चुकी थी। वह सहमी हुई घर पहुंची और जल्दी जल्दी मां को सब कुछ बताया। मां ने सारी बात सुनकर उसे घबराते हुए कहा, रब्बा कैसी है बेटा? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? उस गुंडे ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? नियति ने कहा, नहीं मां, और वक्त से अनिरुद्ध वहां पहुंच गया था, वरना वह शायद मुझे किडनैप कर लेता। तभी अचानक बाहर से मस्ती में डोलता हुआ अनिरुद्ध घर पर पहुंचा। उसने नियति से कहा, चिंता मत करो दीदी, ये गुंडे मवाली ऐसा सब कुछ करते रहेंगे, तुम घबराना मत, अब मैं हूं। पता नहीं क्या हुआ कि मां और नियति दोनों ने अनिरुद्ध को अपने सीने से चिपका लिया। अनिरुद्ध उनको संभालते हुए बोला, मां, दीदी, चिंता मत करो, अगर बुरा वक्त अपना असर छोड़ता है ना, तो उस असर को खत्म करने के लिए अच्छा वक्त भी आता है। तभी अचानक अनिरुद्ध को बाहर शोर सा सुनाई दिया। उसने घर से बाहर आकर देखा, कुछ गांव वालों को घेर कुछ गैंगस्टर लोग खड़े हुए थे और कह रहे थे, चुपचाप अंगूठा लगाएगा या अंगूठा काट के लगवा दूं। अनिरुद्ध यह सब देखकर चौंक गया। गरीब और मासूम गांव वालों को ऐसे टॉर्चर किया जाता है। एक गैंगस्टर ने एक आदमी की गर्दन अपने हाथों से जकड़ी हुई थी और जोर से दबाई हुई थी। अनिरुद्ध उनके पास गया और बोला, हेलो, क्या दिक्कत है? क्यों मार रहे हो इनको? उधर दिलावर चौहान अपने दाएं हाथ बालवीर से बात करता हुआ कह रहा था, तू एक आदमी से पिट गया, कितना गधा इंसान है यार तू। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, अब क्या हो गया? ये सब कुछ एक्सपोज कर दिया तूने यार। तो बालवीर ने कहा, सर क्या बताऊं, इतना गंदा और खतरनाक इंसान था ना, वह मेरा घुटना तोड़ देता अगर मैं आपके बारे में ना बताता। दिलावर बोला, चल कोई ना, चिंता मत कर, बल्कि अच्छा ही किया तूने उसको मेरे बारे में बताकर। अब मैं उसको अपनी ताकत दिखाता हूं। भेजो गांव में गैंगस्टर लोगों को। उसके बाद का यह वक्त था। अपने आदमियों को दिलावर चौहान ने गांव में मासूम लोगों से बेवजह की वसूली के लिए भेजा। जबरदस्ती वसूली करना तो उसके खून में तैरता था। इसको कैसे छोड़ सकता था दिलावर चौहान? अनिरुद्ध ने कहा, छोड़ो इनको, इन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनमें से एक लंबा हटाकटा आदमी आगे आया और अनिरुद्ध से बोला, अब तू हमें सिखाएगा कि यह मासूम है और हमें क्या करना चाहिए। चुपचाप यहां से फुट, वरना इतनी जगह लात बजाऊंगा ना, तूने खाई नहीं होगी। मासूम लोगों पर जुर्म करके मर्दानगी दिखाने वालों कुत्तों, कैसे घटिया मरा दो तुम। अनिरुद्ध ने गुस्से में मुठिया कसते हुए कहा, अगर दम है ना, तो तुम सबके सब लोग मुझसे लड़के दिखाओ। अनिरुद्ध राठौर अपना सीना तान कर खड़ा हुआ था। जिसने आदमी की गर्दन पकड़ी हुई थी, उसने गर्दन छोड़ी और अनिरुद्ध राठौर की तरफ बढ़ने लगा। अनिरुद्ध राठौर अलर्ट हो गया। जैसे ही उसने उसकी तरफ बढ़ाकर उस पर अपना हाथ चलाना चाहा, अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़ दिया। उस आदमी की दर्द के मारे चीखें निकल गईं और उसने पास में पड़ा एक डंडा उठाकर अनिरुद्ध के सर पर मारना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अनिरुद्ध राठौर ने अपना सर नीचे किया
और उसका पैर पकड़ के उसकी पीठ अपनी तरफ की और जोर से लात चला दी। अपने साथी को खतरे में देख दूसरे आदमी ने उस पर गन तान दी। इससे पहले वह गोली चलाता, अनिरुद्ध राठौर ने पीछे मुड़कर उसका दूसरे हाथ में हाथ लेकर उसकी गन चीनी और उसका हाथ मोड़कर अपने ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ फेंक दिया। इंसान फुर्ती से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले उठता अनिरुद्ध ने पीछे की तरफ अपनी लात घुमाकर उसके किक मार दी। उसने उस आदमी के छाती पर मुक्का मारा और उसका पैर मरोड़ के तोड़ दिया। उसे आदमी से तो निपटारा हो चुका था अनिरुद्ध राठौर का, अब दूसरे आदमी के पीटने की बारी थी। जैसी वह आदमी अकेला पड़ा, वह घबराते हुए अनिरुद्ध की तरफ हिम्मत दिखाते हुए बढ़ा, लेकिन जैसे वह आदमी बढ़ा, पलक झपकते ही अनिरुद्ध राठौर उसके सामने से गायब हो गया। फिर तभी अचानक उसकी नजर अपने आप अनिरुद्ध राठौर पर घूम गई। उसने अपनी गन टारगेट को अनिरुद्ध की तरफ करके गोली चलाई। ट्रिगर दबाते ही अनिरुद्ध राठौर वहां से गायब हुआ। तभी अचानक फिर अनिरुद्ध 2 सेकंड के अंदर उसके सामने आया। अब तो शिकार शिकारी के हाथ में फंस चुका था। अनिरुद्ध पर उसने गोली चलाई जरूर, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी गोली लगने नहीं दी। वह नीचे झुका और उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और गोली को वापस वहीं रोक दिया। वह गोली वापस मोड़ते हुए उसके माथे में लगी और गोली चलाने वाला वहीं ढेर हो गया। आर्मी ट्रेनिंग में सबसे अनोखी ट्रेनिंग ली थी, इसलिए गोली को आसानी से अपने आप पर न लगने दी थी। उसने गोली रोकने की ट्रिक भी ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी। गोली चलाने वाला आदमी तड़प कर नीचे गिरा और बुरी तरह उसके सर से खून निकलने लगा। कुछ गांव वाले गवाह थे इस बात के कि अनिरुद्ध राठौर ने उसे गोली नहीं मारी थी, बल्कि अनिरुद्ध राठौर ने गोली उसकी तरफ वापस भेजी थी अपने आर्मी ट्रेनिंग ट्रिक के जरिए। उधर दिलावर चौहान के पास बैठी सुलोचना बोली, दिलावर साहब, मैंने 2-3 साल तक आपके लिए काम किया है, अब तो मेरी शादी अपने बेटे से करवा दीजिए। दिलावर ने कहा, देखो सुलोचना बेटा, पहले अनिरुद्ध से तो तलाक लेना पड़ेगा। अब उसके साथ तुम हिंदुस्तानी बन के रह गई हो तो तुम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भड़काने वाली ही ना। एक बात बताओ, जब हमने ये मिशन स्टार्ट किया था, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मिशन खत्म होने पर हम तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा देंगे, और इस मिशन के बदले में तुम्हें पैसे में तो बहुत मिल रहे हैं मेरी तरफ से। चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होकर रहेगी मेरे बेटे अनुराग से। बस छोटा सा काम तुम्हें और करना है। ऑफिस में जाओ, ये डेवलपमेंट ऑफिस की मालकिन को धमका डराकर अभी अभी जितनी भी जमीन किसी के नाम हुई है या किसी ने ली है, सारी जमीनें अपने नाम करवाओ। जाओ, पूरी दुनिया पर राज करेंगे हम, खासकर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तानों के लोगों पर। इन जैसे गधों को पता भी नहीं है कि हम हैं कौन, कितनी बड़ी चीज है हम। उस वक्त मैं ट्रेन में अनिरुद्ध से इसलिए पेट गया था क्योंकि मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अब देखेगा अनिरुद्ध राठौर कि दिलावर चौहान चीज क्या है। सुलोचना बोली, ठीक है सर, डोंट वरी, आपके बेटे से शादी करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं, और वैसे भी तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं वह राजा या रानी कैसे। और सर, अनिरुद्ध को लग रहा होगा कि पुलिस मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस तो हमारे साथ है सर, सच बता रही हूं सर। जितने मैंने खून किए हैं ना, इन खूनों में से मुझे निशांत का मर्डर करते समय सबसे मजा आया। बड़ी मुलायम सी उसकी मांसपेशियां, उसका मुलायम सा शरीर, कितना मजा आया सर उसका खून करते हुए मुझे। ऐसे ही मजे लेते रहोगी बेटा, अगर हमारे साथ रहोगी तो दिलावर उसकी बात के जवाब में बोला। सुलोचना उठते हुए बोली, चलिए ठीक है सर, मैं काम करवा कर आती हूं। अनिरुद्ध को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसके गोली लग गई, मैं फंस सकता हूं, उसकी वजह से कोई आदमी मर गया है। हीरो की तरह अपने घर की तरफ बढ़ चला। अभी वह आधे रास्ते में ही था कि तभी अचानक उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। बाहर एक पुलिस वाला निकला और बोला, मिस्टर अनिरुद्ध राठौर, आपको गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही उसे आदमी के गोली लगी थी, कुछ साथियों ने जो भाग गए थे, उन्होंने पुलिस को फोन करके यहां बुला लिया था, झूठ बोलकर कि अनिरुद्ध राठौर ने उस आदमी को गोली मार दी थी। अचानक एक पुलिस वाला बाहर निकलकर बोला, अनिरुद्ध, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अनिरुद्ध ने कहा, ओ हेलो लालची पुलिस वाले, मुझे गिरफ्तार करने से पहले 100 बार सोच ले। तुझे पता है तुझे कितने बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है मुझे गिरफ्तार करके। तुम लोग उन पर एक्शन तो लेते नहीं हो,
जिन मासूम लोगों की जमीन जबरदस्ती हड़पी जा रही है, जिन लोगों को घर छोड़ देने की धमकियां मिल रही हैं, वह भी बेमतलब की जबरदस्ती, जिनकी फैक्ट्रियां बंद करवा दी गई, उनको खिलाफ तो तुम एक्शन ले नहीं रहे हो। मेरी वजह से किसी को गोली लग गई, बल्कि मैंने मारी भी नहीं। मुझे तुम गिरफ्तार करने आए हो यार, कमाल का जमाना है। पुलिस वाला बोला, देखो अनिरुद्ध, फालतू की बहसबाजी मुझसे मत करो, तुमने जुर्म किया है, चुपचाप चलो। अनिरुद्ध राठौर तनकर खड़ा हो गया, बोला, देख बेटा, एक बात मेरी ध्यान से और कान से सुन ले। जिस जुर्म में तू मुझे गिरफ्तार करने आया है ना, पहली बात वह जो मैंने किया नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से बात करके और बदतमीजी करके तू मुझे ले जा रहा है ना गिरफ्तार करके, ऐसे तो मैं एक कदम नहीं आगे चलने वाला, तो कर ले जो कुछ करना है। तभी अचानक पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी से एक डंडा निकाला और अनिरुद्ध की तरफ निशान साध कर उसके सर पर मारने लगा। अचानक अनिरुद्ध पर वार हुआ और वह नीचे गिरा। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे उसे बेहोश होने में, और उतने ही मिनट में बेहोश हो गया। किस्मत से वहां से एक लड़की गुजर रही थी। वह लड़की कोई और नहीं, आयशा थी। जैसे ही अनिरुद्ध राठौर को वह डंडा लगा था, पुलिस वाले तभी डर के भाग गए थे। ये जानबूझकर ही हुआ था। अनिरुद्ध के मन में यह था कि पुलिस वाले से अगर मैं बदतमीजी करूंगा तो वह गुस्से में अपना आपा खो देगा और मुझे किसी न किसी चीज से मारेगा, वरना कहानी के हिसाब से आपको लगता है कि अनिरुद्ध राठौर किसी की मार खा जाए। आयशा ने उसे बेहोश पड़े देखा तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे वह दिल्ली से बाहर एक दूर इलाके में एक अस्पताल में ले गई। वहां तक अभी दिलावर चौहान का दबदबा पहुंचा नहीं था, तो डॉक्टरों ने जल्दी से एक्शन लिया। अनिरुद्ध राठौर की सोच यह थी कि पुलिस वाला अपना आपा खोकर उस पर वार करेगा और पुलिस वाला फंस जाएगा, इसी वजह से वह उसे अरेस्ट ही नहीं कर पाएगा। अनिरुद्ध राठौर को जैसे ही रेस्ट वर्ल्ड में लाया गया, आयशा उसके पास पहुंची। कैसा फील हो रहा है अब? अनिरुद्ध ने जरा सा हिलते हुए कहा। थोड़ा सा दर्द है, बाकी तो ठीक है। अब तक उसके माँ बाबा भी पहुंच चुके थे। उन्हें अंदर बुलाया गया। माँ अंदर आते फुट फुट के रोने लगी और अनिरुद्ध को अपने गले से लगाकर पूछने लगी, किसी से लड़ गया था तू बेटा? तुझे क्या हो गया था? ये चोट कैसे लगी? रोटी हुई मां ने उसे अपने सीने में और भींच लिया। फिर बोली, कौन चाहेगी अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह मारना या चोट खाए हुए दर्द में छोड़ना? तुझे पता है मैं कितना घबरा गई थी। वह तो आयशा ने हमें आकर बताया कि वह अस्पताल में है। हम जल्दी जल्दी तुम्हारे पास पहुंचे। बेटा, मैं अपनी बहू और अपने पोते को तो खो चुकी हूं, अपने बेटे को नहीं खोना चाहती बेटा। अनिरुद्ध प्यार से बोला, अरे मां, मुझे कुछ भी नहीं होगा, विश्वास करो मुझ पर, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों के हक दिलाने के लिए मैं उनसे भिड़ पड़ा, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी इन गैंगस्टर गोंडो मवालियों का सफाया करने के लिए इस गांव में आया हूं। अब मैं चिंता मत करो, सबके हक मिलेंगे। अब तक दिलावर चौहान को भी यह खबर मिल चुकी थी। उधर पुलिस वालों ने यह बात छुपा ली कि अनिरुद्ध राठौर ने उस पर गोली चलाई, बल्कि उन्होंने सच ही बताया दिलावर को कि अनिरुद्ध राठौर ने गोली रोकने की कोशिश की। रुकने की बजाय इसकी उस आर्मी ट्रेनिंग ट्रिक से गोली वापस गई और सीधे उसके माथे में जहां लगी, इसमें उसकी गलती नहीं मानी जा सकती कानूनी तौर पर। पुलिस वाले के दिमाग में इतनी दहशत फैल गई थी कि वह सोचने लगा, अगर मैं उसे गिरफ्तार करूंगा तो उसके पास तो सबूत है, मेरे मारे हुए डंडे के घाव, उसके शरीर के निशान। लेकिन मेरे पास क्या सबूत है कि उसने ही खून किया है? उसके पास तो इस बात के गवाह हैं कि उसने खून नहीं किया, बल्कि गोली अपने आप उसके माथे में लगी। मेरे पास इस बात का क्या सबूत या गवाह है कि उसी ने खून किया है? पिछले 5-7 दिनों में अनिरुद्ध की जिंदगी इतनी बदल गई थी कि किसी की 2-3 सालों में बिना बदले। अगले 2-3 दिनों में अनिरुद्ध राठौर बिल्कुल ठीक हो चुका था और इस वक्त आयशा के ऑफिस में बैठा हुआ था। आयशा ने कहा, अनिरुद्ध, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या? उन लोगों की जमीन वापस दिलानी है किसी भी हाल में, क्योंकि हमारे पास पहले सिक्योरिटी नहीं थी, अब हमारे पास सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के लिए तुम ही काफी हो। तुम्हारे अगर संपर्क में कोई सिक्योरिटी एजेंसी है तो वहां से कुछ सिक्योरिटी गार्ड बुला लो और तुम आज से मेरी बॉडीगार्ड बनकर काम करोगे। और हां, मैं तुम्हारे घर पर रहने आ रही हूं।
क्योंकि मेरा घर इस ऑफिस से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे घर पर रहूं। तब तुम हॉस्पिटल में थे, तब मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर ली थी, वह भी मान गए थे। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मुझे तुम्हारे घर पर रहने से मना कर दिया। अब किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत है नहीं मुझे। तुम बताओ क्या चाहते हो? अनिरुद्ध ने कहा, बिल्कुल आयशा जी, आपका ही घर समझिए उसे, आप रह सकती हैं मेरे साथ। तभी अचानक रिसेप्शन से एक कॉल आया। आयशा ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो नेहा, क्या हो गया? उधर से आवाज आई, मैडम मेरे सर पर गन लगी हुई है, एक औरत सी आई है, कह रही है कि चुपचाप अपनी मालकिन को बुलाओ। आयशा ने कहा, अच्छा टेंशन मत लो, मैं अभी आ रही हूं। फोन रखकर अनिरुद्ध से बोली, सुनो नेहा, मेरी रिसेप्शनिस्ट खतरे में है। अनिरुद्ध ने कहा, आयशा जी अब चिंता मत कीजिए, दोनों चलते हैं, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आयशा और अनिरुद्ध दोनों नीचे आए तो रिसेप्शन कम, गैंग का अड्डा ज्यादा लग रहा था। कम से कम 10-12 लड़कों लड़कियों के साथ गैंगस्टर टाइप की लड़की बनकर अनिरुद्ध के सामने सुलोचना खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध राठौर की त्योरियां चढ़ गईं। उसने कहा, एक नंबर की खूनी डायन, मेरा बेटा छीन लिया तूने, तेरी तो मैं। यह कहकर अनिरुद्ध राठौर सुलोचना की तरफ बढ़ा। इससे पहले अनिरुद्ध राठौर सुलोचना पर कोई एक्शन ले पाता, अनिरुद्ध राठौर का रिसेप्शन के फर्श पर मोबाइल गिर गया। अनिरुद्ध राठौर ने मोबाइल उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले सुलोचना ने भागकर अनिरुद्ध राठौर का मोबाइल उठाया। अनिरुद्ध ने उससे मोबाइल छीनना चाहा, लेकिन सुलोचना ने छिपा लिया। अनिरुद्ध ने कहा, मेरा मोबाइल दे दो, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर कहीं कुत्तों को खिला दूंगा, समझी? अब तक आयशा और अनिरुद्ध में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। आयशा आगे आई और उसके 4 थप्पड़ मारकर उससे मोबाइल छीना, और इससे पहले आयशा कुछ और कर पाती, सुलोचना ने रिसेप्शनिस्ट पर गन तानते हुए कहा, अगर तुम दोनों में से कोई आगे बढ़ा ना, तो मैं इसे गोली मार दूंगी। सुलोचना को लगा कि अनिरुद्ध राठौर कच्चा खिलाड़ी है, वह डर जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अनिरुद्ध राठौर में जोर से अपने पैर से एक दाई मारी, धरती में ऐसी वाइब्रेशन हुई जैसे पता नहीं क्या हिल गया हो। इस डर से सुलोचना से उसकी बंदूक उसके हाथ से नीचे छूटकर गिर गई। इससे पहले अनिरुद्ध पर कोई एक्शन ले पाती सुलोचना, अनिरुद्ध राठौर ने उसका गला पकड़ा और उसके गले को अपनी बाजू में भरकर उसकी कनपटी में बंदूक लगा दी और दूसरे गैंगस्टर से कहा, इसको बोलो कि चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दें। अपने बॉस दिलावर चौहान को समझा दो तुम लोग कि मासूम लोगों को लूटना बंद करे, वरना इतनी गोलियां भर दूंगा ना इसके भेजे में कि भेजा भी कांप जाएगा, सोचेगा कि गोलियां लगी हैं या पत्थर। बाकी के गैंगस्टर घबरा गए। उन्होंने कहा, मैडम चलो कह देते हैं जाकर, वरना आपको ये मार देंगे। अनिरुद्ध राठौर सुलोचना की गर्दन अपनी बाहों में और जोर से कसता जा रहा था। सुलोचना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, वो झटपटाने लगी। फिर गैंग की तरफ मुंह करके बोला, अनिरुद्ध इसको बोलो कि चुपचाप यहां से निकल जाए, और तुम लोग भी, वरना गोलियां मार मार के इसका सर खोल दूंगा मैं। गैंग वहां से घबरा के निकलने लगे। तभी अचानक पीछे से अनिरुद्ध ने टोका, ओ हेलो, अपनी हीरोइन को तो ले जाओ। सुलोचना वहीं पड़ी हुई घबराहट के मारे बुरी तरह हांग रही थी, वहां से उठी। दूसरे गैंग के लोगों ने उसे सहारा दिया और चुपचाप ऑफिस से निकल गए।